तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं अपने चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स की। इसके पहले हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वगैरह सब पढ़ लिया है ना। अब बेटा एक नया कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, जो क्या है, कोलिजन थ्योरी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि कैसे एक केमिकल रिएक्शन होती है, कैसे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, ये अब हमें समझना है ना। तो कोलिजन थ्योरी में मैं पहले ही आपको बता दूं, ये जो कोलिजन थ्योरी है ये गैस की काइनेटिक थ्योरी जो अपन ने 11th क्लास में पढ़े थे, चैप्टर 5 था गैसियस स्टेट, वहां से बनी है ना। मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं दिस कोलिजन थ्योरी इज बेस्ड ऑन द काइनेटिक गैस थ्योरी, ठीक है ना, काइनेटिक गैस थ्योरी पर बेस्ड है। और यहां पर जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है उनको हम एक स्फीयर मान करके चलते हैं, छोटे छोटे स्फीयर्स हैं, मॉलिक्यूल यहां क्या है, हमारा स्फीयर है। तो बेटा कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, बड़े ध्यान से समझना, बड़े आसान बात है। कोलिजन थ्योरी कहती है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं बेटा, टकराते हैं, और जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो ये क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन हर एक कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता है, कुछ सिलेक्टिव कोलिजन है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाती हैं, हर एक कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगी। मतलब कि दो मॉलिक्यूल जब टकराएंगे तो जरूरी नहीं कि हर टक्कर से, हर कोलिजन से आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो। जिन कोलिजन से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है उनको हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। क्या बोलते हैं बेटा, इफेक्टिव कोलिजन। और जिससे प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन इफेक्टिव या अनइफेक्टिव कोलिजन, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, पहले इसकी थ्योरी थोड़ा सा अपन नोट करते हैं। पहली बात तो कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, हम बोलेंगे इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है ना। मतलब ये जो कोलिजन थ्योरी है ये काइनेटिक थ्योरी पर बेस्ड है। दूसरी बात बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू, या पहले अपन ये बात नोट कर लेते हैं, इन दिस थ्योरी molecules are considered as spheres। मॉलिक्यूल्स को क्या मान के चल रहे हैं अपन यहां पर, स्फीयर्स मान करके चल रहे हैं। मतलब छोटे छोटे स्फीयर है, वही मॉलिक्यूल्स है ना। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, reactant molecules collide with each other। कोलाइड करना बेटा मतलब टकराना, टक्कर करेंगे एक दूसरे से, है ना। कोलाइड विथ ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, ठीक है। मतलब कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से लगातार टकराते हैं और क्या बनाते हैं बेटा, प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर हर एक कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा क्या, नहीं, हर एक कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो नॉट ईच कोलिजन is able to form products। हर एक कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता है। ओनली फ्यू कोलिजन्स, ओनली फ्यू कोलिजन्स आर कन्वर्टेड
into products. These collisions are called, क्या बोलेंगे बेटा? These collisions, कौन सी वाली? जिनसे प्रोडक्ट बन रहा है, जो टकरा करके प्रोडक्ट बना रही हैं. These collisions are called what? Effective collisions. Effective collisions. फिर एक बात और यहां पर ध्यान रखें कि अगर एक इफेक्टिव कोलिजन होनी है तो उसके लिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को दो बैरियर क्रॉस करने होते हैं. मतलब कैसी भी टक्कर होगी तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा. जो कोलिजन हो रही है उसको कितने? दो बैरियर क्रॉस करने हैं. समझ जाओ, दो बैरियर लगे हैं, एक एक करके दोनों को क्रॉस करेगी. दोनों में से किसी एक को नहीं, दोनों को जो कोलिजन क्रॉस कर लेगी वही आपकी क्या बन पाएगी? इफेक्टिव कोलिजन. तो a collision to be effective, it has to cross two barriers. मतलब दो बैरियर है बेटा, दो रुकावट है, उनको इसको क्या करना है? क्रॉस करना है, तभी ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगी. पहले बैरियर को हम बोलते हैं एनर्जी बैरियर. क्या बोलेंगे बेटा? एनर्जी बैरियर. और सेकंड जो होगा दैट इज ओरिएंटेशन बैरियर. ओरिएंटेशन बैरियर. देखिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है ये, लेकिन आगे चल करके इससे बहुत अच्छी अच्छी चीजें अपने को मिलने वाली हैं. तो कुल मिलाकर के अपन ने अभी तक जो बात की कोलिजन थ्योरी की, कोलिजन थ्योरी क्या कहती है बेटा? पहली बात की हमने कि ये जो थ्योरी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पर बेस्ड है. इसमें हम रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को क्या मान करके चलते हैं? स्फीयर. और हम बोलते हैं ये रिएक्टेंट के जो स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स हैं लगातार एक दूसरे से टकराते हैं, कोलाइड होते हैं और उससे क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट. लेकिन हर एक टक्कर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होती है. जो टक्कर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी उसे हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिव कोलिजन. और जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगी वो होगी नॉन इफेक्टिव या अनइफेक्टिव कोलिजन. अब बेटा अगर कोई भी टक्कर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए उसके लिए उसे दो बैरियर क्रॉस करने हैं. मतलब दो रेजिस्टेंस है, समझ जाइए, उनको क्रॉस कर पाएंगे तभी प्रोडक्ट बन पाएगा. तो पहला बैरियर हमने क्या बोला? एनर्जी बैरियर. और दूसरा क्या है? ओरिएंटेशन बैरियर. तो इसको आप पहले नोट करिए, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं. हाँ तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं फर्स्ट बैरियर की, जिसको हमने नाम क्या दिया है? एनर्जी बैरियर. एनर्जी बैरियर. बहुत ध्यान से समझे बेटा, यहां पर कुछ अच्छी टर्म्स मिलेंगी आपको जो बहुत कुछ अपने को सिखा करके जाएंगी. और दूसरी बात, यहां से क्वेश्चंस भी आपको बिल्कुल पूछे जाते हैं, है ना. अगर बोर्ड्स की बात करें तो बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आते हैं और आगे चल करके हम अर्हेनियस इक्वेशन वगैरह पढ़ेंगे, वहां पर इसकी कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे और वहां से न्यूमेरिकल बेटा आपको जेडबलई मेंस और नीट में भी पूछे जा सकते हैं, है ना. तो एनर्जी बैरियर की हम बात करें तो सबसे पहली बात एनर्जी से तो आप समझ पा रहे हैं बेटा कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास अपनी खुद की कुछ ना कुछ एनर्जी तो होती है. अगर एक अच्छी खासी एनर्जी के साथ वो कोलाइड करे, अच्छी खासी एनर्जी के साथ टक्कर हो उनकी, तो वो प्रोडक्ट में बदल सकते हैं. अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि अच्छी खासी एनर्जी से टक्कर हो गई तो प्रोडक्ट बन जाएगा, नहीं, बन सकता है, क्योंकि सेकेंड बैरियर भी तो क्रॉस करना है. दोनों का संयोग होना चाहिए. मतलब एनर्जी बैरियर भी क्रॉस होना चाहिए और आपका ओरिएंटेशन बैरियर भी. ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन, है ना. तो वहां पर हम देखेंगे, अभी तो एनर्जी बैरियर की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं ये बात, केवल एनर्जी बैरियर को अगर क्रॉस कर लिए, ओरिएंटेशन बैरियर को क्रॉस नहीं किए तो भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा. दोनों बैरियर, जो कोलिजन दोनों बैरियर को क्रॉस कर पाएगी वो किस में कन्वर्ट हो पाएगी? इफेक्टिव कोलिजन में. और उसी से क्या बन पाएगा?
प्रोडक्ट बन पाएगा। तो एनर्जी बैरियर में सबसे पहली बात हम करें यहां पर एनर्जी की, तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास अपनी खुद की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। अब उसको क्या करना है, और इतनी ज्यादा एनर्जी से कोलाइड करना है एक दूसरे से कि प्रोडक्ट फॉर्म हो सके। तो उस एनर्जी की यहां पर हम बात करेंगे, कुछ टर्म्स यहां पर आएंगी हमारे लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम बात करें रिएक्शन की, तो दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती है बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरी जो आपकी होती है क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोनों के लिए हम ये चीज समझेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये बात तो आप जानते हो, रिएक्शन की एंथैल्पी या रिएक्शन की जो हीट उसमें रिलीज होती है ना, अपन ने पढ़ के आए हैं बेटा थर्मोडायनेमिक। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं अपन? सिंपल, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट सॉरी बेटा, माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, इससे अपन एंथैल्पी निकालेंगे। अब ध्यान सुनो मेरी बात, जब कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है तो इसमें चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, है ना। एंडोथर्मिक मतलब हीट क्या हो रही बेटा? एब्जॉर्ब हो रही है। तो हम बोलते हैं कि यहां पर डेल्टा एच कैसा होगा एंडोथर्मिक के लिए? पॉजिटिव। तो अब क्या आप मुझे बताओगे पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? इन दोनों के बारे में कुछ बता पाओगे क्या? डेल्टा एच पॉजिटिव कब आएगा? जब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। मतलब एक एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट्स की जो एंथैल्पी है दैट शुड बी ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। जबकि एक्सोथर्मिक के लिए भी अगर एंथैल्पी निकालना तो फॉर्मूला तो यही है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। और एंथैल्पी का साइन यहां क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि बेटा एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज होती तो साइन नेगेटिव लेते हैं, है ना। तो ये नेगेटिव कब हो सकता है बताओगे क्या आप? दिख ही रहा है बेटा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो होगी लेस देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। आ रही है कुछ बात समझ में? तो मतलब कुल मिलाकर के एक एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट से कैसी होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। और जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट की एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। किससे? रिएक्टेंट से। चलिए, तो दोनों रिएक्शंस के लिए अलग अलग ग्राफ बनाकर के इस चीज को अपन समझेंगे। जैसे पहले मैं बात कर रहा हूं एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो यहां ग्राफ बनाएंगे बच्चों अपन एनर्जी एंड रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच में, एनर्जी एंड रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच में, कि कैसे कैसे एनर्जी के साथ रिएक्शन की प्रोग्रेस हो रही है। यहां पर हमने ले लिया एनर्जी और यहां लिए बेटा अपन ने रिएक्शन प्रोग्रेस। सेम ग्राफ हम बनाएंगे किसके लिए भी? एक्सोथर्मिक के लिए भी, और देखते हैं क्या चेंजेस होंगे दोनों ग्राफ में, है ना। चलिए, तो इस बात को समझते हैं अपन, ये एंडोथर्मिक का है, ये एक्सोथर्मिक का है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर अपन ग्राफ बना रहे हैं किस किस के बीच में? एनर्जी एंड रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच में। हाँ, तो देखिए अपन ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बीच में। ये जो ग्राफ यहां पर हम बना रहे हैं, दिस इज फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक, है ना। तो चलिए देखते हैं बेटा कैसे ये ग्राफ्स बनेंगे, इस बात को अपन समझते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको देखना होगा कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास कुछ ना कुछ एनर्जी तो इनिशियल लेवल में होगी। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स में मान लिया हमने कि इतनी एनर्जी तो बेटा अभी रिएक्टेंट्स के पास है खुद की, ठीक है ना। ये एनर्जी यहां भी हमने कंसीडर कर ली कि ये है, ये क्या है बच्चों? ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। इसको ER लिख दे रहा हूं मैं। ER मतलब दिस इज एनर्जी ऑफ
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास अपनी खुद की ऑलरेडी इतनी एनर्जी है, यस और नो। तो अब इतनी एनर्जी से तो काम चलेगा नहीं। अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो वो एक दूसरे से टकराएंगे। जो टक्कर होनी चाहिए वो टक्कर एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगी। तो ये रहा आपका क्या, एनर्जी बैरियर। ये रहा आपका एनर्जी बैरियर, ठीक है ना, समझे इस बात को। होता क्या है, रिएक्टेंट के पास अपनी खुद की इतनी एनर्जी है और ये क्या प्रोडक्ट में कन्वर्ट अगर होना चाह रहा है तो ये इस बैरियर को क्रॉस करेगा। जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कोलाइड होकर के टकरा करके इस बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे वो प्रोडक्ट बना लेंगे। यहां पर बैरियर की जो पीक स्टेट है, यहां पर क्या होता है बेटा कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में मिलकर एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इंटरमीडिएट। उस इंटरमीडिएट को हम नाम देंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएंगे बेटा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इसी तरह से ये सेम ग्राफ हम यहां पर भी बनाएंगे और ग्राफ में बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस होगा और डिफरेंस क्यों आया ये बात अपन डिस्कस कर लेंगे। वैसे शायद आप भी समझ जाओगे, फिर भी देखते हैं। थोड़ा सा बस डिफरेंस आएगा, ज्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। देखिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास खुद की अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी है। जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कोलाइड होते हुए टकराते हुए इस बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहां पर ये है हमारी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। क्या है बेटा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। यहां पर मैंने बताया आपको जो मैक्सिमम बैरियर की मैक्सिमम एनर्जी है उस समय रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कोलाइड होते हैं, टकराते हैं और क्या बनाते हैं, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बनाते हैं बेटा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते समय जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स अच्छी खासी एनर्जी से कोलाइड होंगे वो तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, बेचारों की एनर्जी इतनी रहेगी ही नहीं, जो कोलिजन इससे कम एनर्जी के साथ होगा। समझ में आ रहा है ना। देखिए जो कोलिजन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए है उसके साथ होगा या उससे ज्यादा एनर्जी से होगा वो तो प्रोडक्ट में बदलेगा और वही होगा हमारा एक इफेक्टिव कोलिजन। और जो कोलिजन, जो टक्कर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए उससे कम एनर्जी से होगी तो वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा और उससे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इज इट क्लियर। मतलब कि हम ये बोलते हैं कि प्रोडक्ट बनाने के लिए जरूरी है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाए और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के लिए जरूरी है कि अच्छी खासी एनर्जी के साथ वो कोलिजन होनी चाहिए। आती कुछ बात समझ में। मतलब कुल मिलाकर के मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में अगर बदलना है तो एनर्जी, देखो रिएक्टेंट के पास खुद की इतनी है और बाहर से उसको कम से कम बेटा इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो इस पीक तक पहुंच जाए और वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना ले। अगर वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेगा तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर भी वही बात है। देखिए अब ये जो अपन ने थोड़ा सा ग्राफ में ये जो डिफरेंस है ये क्यों है, यहां पर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट से कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए हमने बोले, तो इसलिए एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट को हमने थोड़ा ऊपर रखा है। मतलब रिएक्टेंट से उसकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। वही हमने एक्सोथर्मिक के लिए क्या किया, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट नीचे तक ले गए। क्यों ले गए बेटा, कम होनी चाहिए, तो इसीलिए अपन ने इसको कहां तक ले गए, बहुत नीचे तक। समझ में आ रही मेरी कुछ बात, सही है। तो अब देखिए इस तरह से एक रिएक्शन की प्रोग्रेस हो रही, आती कुछ बात समझ में। मतलब बेटा कुल मिलाकर के ये है, अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में बदलना चाह रहे हैं तो उनको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जब जो कोलिजन हो रही वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ हो, कि कम से कम इतनी तो चाहिए ही चाहिए। और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए जो ओवरऑल एनर्जी की जरूरत होती है
यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक की जो टोटल एनर्जी की जरूरत है, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कन्वर्ट अ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चों इसको अपन? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है हमारी, इसे हम क्या बोलेंगे? दिस एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इसका मतलब क्या है समझ गए होंगे आप, और नहीं समझे तो थोड़ा ध्यान से देखते रहिए, ग्राफ से ही समझ में आएंगी पूरी ये बातें, है ना। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस एनर्जी को क्या नाम देंगे बच्चों अपन? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी। बोलिए इसमें किसी को कोई डाउट? किसी को भी? चलिए बढ़िया है, और ध्यान से समझिए। अब देखिए, रिएक्शन होने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी की जरूरत नहीं है, ये तो टोटल होनी चाहिए, लेकिन रिएक्टेंट के पास कुछ तो ऑलरेडी है, कुछ तो ऑलरेडी है। मान लो मैं बोल रहा हूं कि अपने को किसी एग्जाम में बेटा, मान लो जेडबलई मेंस में आपको अच्छी रैंक लानी, मान लो आपको AIR 1 लानी है, तो आपको मान लीजिए 300 मार्क्स चाहिए। कितने चाहिए बेटा? 300 मार्क्स। तो अब क्या होगा, 300 मार्क्स में से कुछ मार्क्स तो आप ऑलरेडी लाने ही वाले हो, छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, एक दो हो सकता है तुक्के में भी सही हो जाए, तो मतलब मान लीजिए कि 50 मार्क्स तो आप ऑलरेडी ला ही रहे हो। अब आपको एक्स्ट्रा और कितने चाहिए है? 250 और चाहिए है। तो जो आपको जरूरत कितने की है? 250 की। 300 जो है वो पूरा है बेटा, वो क्या है? थ्रेशोल्ड मार्क्स। क्या है? थ्रेशोल्ड मार्क्स, कि कम से कम भैया इतने चाहिए तो आप अच्छी रैंक ला पाओगे, और अगर उससे कम रहते हो तो आपकी रैंक अच्छी नहीं होगी। मतलब मिनिमम 300 तो लानी है। अब मिनिमम 300 से आप क्या अभी 0 पर हो? क्या आप 0 मार्क्स पर हो? अभी नहीं हो बेटा, कुछ तो 10 20 50 नंबर कुछ तो आएंगे ना आपके, कुछ तो पढ़े होगे अभी तक, 11th का पढ़ करके आए, 12th का पढ़े हो, एक दो तुक्के भी हो ही जाते हैं सही, तो कुछ तो मार्क्स लाने ही वाले हो आप। बाकी के जो मार्क्स चाहिए वो आपको चाहिए बेटा, उसको अपन बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब समझना कि रिएक्टेंट के पास अपनी खुद की कुछ तो ऑलरेडी है, रिएक्टेंट्स के पास अपनी खुद की कुछ ना कुछ तो ऑलरेडी है। अब उसको और जितनी एडिशनल एनर्जी चाहिए उसे हम बोलते हैं क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। समझना, ये जो एनर्जी चाहिए ये वाली, समझ गए बात को? ये जो एनर्जी है ये क्या है? आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, और इसे प्यार से हम EA लिखते हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे बच्चों इसे हम? EA, एक्टिवेशन एनर्जी, और इसे EA लिखा जाता है। चलिए यहां भी हम देखते हैं, ये है आपकी एक्टिव, मतलब समझो बेटा, थ्रेशोल्ड मतलब टोटल प्रोडक्ट बनने के लिए जितनी चाहिए होती है, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब उसमें से रिएक्टेंट के पास खुद की जितनी ऑलरेडी है वो छोड़ दो आप, जो और एडिशनल चाहिए है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां पर ये हो गई क्या? आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी टर्म जो हम यूज कर रहे हैं, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अभी आगे हमारे 2-3 टॉपिक, 2-3 लेक्चर तक ये चलने वाली, और इसी से हम चैप्टर को एंड कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए कुछ छोटी मोटी डेफिनेशंस और बाकी चीजों को पहले अपन सिस्टमैटिक नोट करते हैं, और फिर इसके बारे में और आगे बात करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या बोली हमने कि for an effective collision, the reactant molecules collide with each other
and form activated complex. क्या बोले बेटा अपन ने? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मतलब ये एक दूसरे से टकराते हैं और एक क्या बनाते हैं? पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें रिएक्शन करानी है ए और बी मिलकर के, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट बन रहा है पी। तो इसमें डायरेक्ट रिएक्शन कंसीडर नहीं कर रहे हैं हम बोल रहे हैं कि पहले ए और बी मिलेंगे और आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे? एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएंगे बेटा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसको एज ए इंटरमीडिएट अपन कंसीडर कर सकते हैं। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फाइनली क्या बना लेगा? प्रोडक्ट बना लेगा। तो इस तरह से रिएक्शन होती, मतलब ए और बी के जो मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और वही इफेक्टिव कोलिजन कहलाएगी, है ना। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब हमने एक टर्म डिफाइन की, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी तो क्या होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी? द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, द टोटल amount of energy to convert the total amount of energy to convert reactant molecules into products। ठीक है, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कन्वर्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इनटू प्रोडक्ट्स is called threshold energy। ठीक है, फिर अगली टर्म हम डिफाइन करने जा रहे हैं और मैं बता दूं बोर्ड एग्जाम में आपको 1 या 2 मार्क्स में ये डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। अगली जो है आपकी दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? चलिए देखते हैं। द एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब रिएक्टेंट के पास खुद की जो है उसको नहीं इंक्लूड कर रहे हैं हम। थ्रेशोल्ड में तो टोटल थी, रिएक्टेंट के पास जो है वो भी, और बेटा एक्स्ट्रा जो चाहिए वो भी। लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी में क्या? रिएक्टेंट के पास जो है उसे छोड़ दो, अब एडिशनल जो एक्स्ट्रा चाहिए दैट इज, तो हम क्या बोलेंगे? द एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी, एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी required to activated complex formation, activated complex formation, या ऐसा भी हम लिख सकते थे the additional amount of energy required to reactant molecules to convert it into प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? मतलब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में बदलने के लिए जो एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो और एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, दैट इज अवर एक्टिवेशन एनर्जी। तो ध्यान रखना बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या लिखे हमने? द एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। या एक और लिख सकते हैं आप चाहे तो, क्या लिख सकते हैं अपन? The additional amount of energy required to reactant molecules to convert it into product is called activation energy। अब थोड़ा सा अपन अपने ग्राफ का फिर से यूज करते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए यहां पर
जो थ्रेशोल्ड एनर्जी थी वो कौन सी एनर्जी थी बेटा? ओवरऑल एनर्जी थी। और एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो एडिशनल एनर्जी है ना। मतलब देखिए ये टोटल एनर्जी जो है ये कौन सी एनर्जी है? अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये जो है ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो छोटी सी एनर्जी, ध्यान देना, ये जो एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या है बेटा? ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। नहीं आ रही बात समझ में? क्या बोल सकते हैं बेटा अपन? थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। अब इससे चाहे तो अपन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं की अपन ने, डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है आपको ग्राफ में कि अगर ये निकालनी तो आप ओवरऑल में से इतनी माइनस कर देंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी में से एक्टिवेशन एनर्जी को माइनस कर देंगे तो आपको एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मिल जाएगी। आती बात समझ में? तो इसको बढ़िया सिस्टमैटिक आप लोग पहले करिए नोट और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम, और जो अपन एनर्जी बैरियर डिस्कस कर रहे थे वापस उसी की बात करते हैं, एनर्जी बैरियर की। अब ये देखिए आपको बोर्ड्स वगैरह में ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आपको ये काम पड़ेगा, है ना, कि एनर्जी बैरियर क्या है ना, व्हाट इज एनर्जी बैरियर। तो आपको पहली बात तो ये पता होनी चाहिए, अभी तक जो अपन ने ओवरऑल कहानी डिस्कस की, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये सब, तो इससे मुझे ये तो पता चल गया कि हर एक कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगी। ऐसी कोलिजन जो इफेक्टिव एनर्जी से ज्यादा या उसके बराबर एनर्जी वाली कोलिजन जो होगी, क्या बोला मैंने? ऐसी कोलिजन जो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा या उसके बराबर एनर्जी कम से कम रखेगी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्रोडक्ट में, यानी कि वो एक इफेक्टिव कोलिजन होगी। और जो उससे कम एनर्जी वाली होगी वो नॉन इफेक्टिव कोलिजन होगी, मतलब कि उससे प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो इस बात को यहां पर अपन नोट कर लेते हैं, द कोलिजन, या ऐसा लिखते हैं बेटा, हाँ, द कोलिजन टू बी इफेक्टिव। एक कोलिजन को इफेक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी, या इट मस्ट हैव द एनर्जी मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए? कम से कम इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन, या शॉर्ट में अपन लिख देते हैं इसको EA, ठीक है ना। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि एक कोलिजन को इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए इसमें कम से कम कितनी एनर्जी होनी चाहिए? एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल एनर्जी होनी चाहिए। यानी कि फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन, क्या बोलेंगे हम इस बात को? इफेक्टिव कोलिजन के लिए जो एनर्जी होनी चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए थ्रेशोल्ड नहीं बेटा, थ्रेशोल्ड नहीं, थ्रेशोल्ड में तो हमने क्या बोला था, उसमें हम रिएक्टेंट की एनर्जी को भी इंक्लूड कर रहे थे। तो अब जितनी खुद की उतनी थोड़ी चाहिए उसको, मतलब वो तो ऑलरेडी है ही उसके पास। मान लो जैसे मुझे कोई काम करना है और उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, तो उस काम को करने के लिए टोटल जो एनर्जी चाहिए उसको मैं एक्टिवेशन एनर्जी नहीं बोल रहा हूं। जितनी ऑलरेडी मेरे पास है वो तो मैं अलग कर दूं, जो मुझे और चाहिए बेटा उसके लिए मैं बहुत सारे ग्लूकोज पी लूं और बहुत सारी एनर्जी गेन कर लूं,
तो टोटल जो एनर्जी आएगी, टोटल मतलब जो ऑलरेडी मेरे पास थी और जो मैंने बेटा ग्लूकोज या कुछ भी खा करके कुछ भी पी करके एक्स्ट्रा गेन की, वो टोटल क्या है आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं कोलिजन जब हो रही है ना, तो रिएक्टेंट में ऑलरेडी खुद की कुछ ना कुछ तो है, अब उसको बस एक्स्ट्रा वाली और मिल जाए तो वो प्रोडक्ट में बदल जाएगा। यानी कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी होनी चाहिए वो कम से कम एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए या तो उससे ज्यादा होनी चाहिए। हां, अब हम बोल रहे हैं इफ द एनर्जी इज लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी, तो क्या बोलेंगे बेटा इसके लिए अपन कि अगर जो एनर्जी है कोलिजन में, जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी से अगर कम है तो क्या बोलेंगे हम, बताएंगे आप? हाँ, द कोलिजन विल बी, कैसा होगा बेटा? अनइफेक्टिव कोलिजन। अनइफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या हुआ कि इससे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, है ना, इस कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये एनर्जी बैरियर के बारे में तो अपन ने बात कर ली, आया समझ में? फिर सेकंड जो आपका होता है बैरियर, दैट इज योर ओरिएंटेशन बैरियर। तो सेकंड बैरियर की तरफ आते हैं अपन और बात करते हैं बेटा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्शन, है ना, बैरियर। तो अब क्या है, टक्कर हो तो रही है रिएक्टेंट में और अच्छी खासी एनर्जी से भी हो रही है, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी से भी हो रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अभी भी वो प्रोडक्ट में बदल जाए। क्यों? क्योंकि अच्छी खासी एनर्जी होने के साथ साथ उसके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन भी होना चाहिए। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई में, इससे बेटा ये नहीं बोला जा सकता कि आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा जब तक वो मेहनत सही डायरेक्शन में ना हो। तो मेहनत भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए और साथ ही साथ डायरेक्शन भी चाहिए। समझ में आ रही बात? और वो डायरेक्शन देने का काम यहां पर हम लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए ध्यान से समझिए, आपको क्या करना है, सही एनर्जी चाहिए और साथ में साथ डायरेक्शन भी सही चाहिए। मतलब अ कोलिजन टू बी एन इफेक्टिव कोलिजन, it should have a proper orientation, मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। लेकिन बेटा प्रॉपर ओरिएंटेशन अकेले से काम नहीं चलेगा, along with what? The energy, along with the energy greater than or equal to activation energy। समझ में आया कुछ? कि मतलब एनर्जी तो चाहिए ही भैया, बिना एनर्जी के तो खैर काम ही नहीं बनेगा, लेकिन साथ में ओरिएंटेशन भी चाहिए। अगर आप बोलो कि सर ओरिएंटेशन मिल गया लेकिन एनर्जी नहीं है उतनी, तो भी काम नहीं बनेगा। जो कोलिजन, जो टक्कर दोनों बैरियर को एक साथ क्रॉस कर जाए कि उसमें कोलिजन जब हो रही है तो एक अच्छी खासी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी के साथ हो रही कोलिजन और साथ ही साथ एक सही डायरेक्शन में हो रही, तभी वो इफेक्टिव कोलिजन होगी, अदरवाइज वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगी। अगर दोनों में से कोई एक बैरियर क्रॉस हो रहा है लेकिन दूसरा बैरियर क्रॉस नहीं हो रहा है तो वहां पर रिएक्शन नहीं होगी, प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। चलिए फिर इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा और अपन आगे समझते हैं बेटा, ध्यान से देखिए। जैसे एग्जाम्पल इसका मैं ले रहा हूं, अपन ने SN2 रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो SN2 में क्या होता था, ध्यान देंगे यहां पर, जैसे हमारा ये क्लोरोमीथेन हमने लिया था और साथ में कोई न्यूक्लियोफाइल हुआ करता था और ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर कार्बन पर अटैक करता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये कार्बन पर जब अटैक करेगा
तो बेटा कहीं से भी नहीं कर देगा, ऐसा नहीं किसी भी डायरेक्शन से अटैक करके बॉन्ड बना लेगा, नहीं नहीं नहीं। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि ऑलरेडी इसके चारों तरफ एटम्स है, तो इसको ढूंढनी पड़ेगी एक प्रॉपर डायरेक्शन। प्रॉपर डायरेक्शन जो कि बेटा कौन सी डायरेक्शन होती? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप जो हटने वाला है Cl आपका, उसके अपोजिट डायरेक्शन से हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो देखो इन दोनों की टक्कर तो होगी, कोलिजन तो होगी, इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल की कोलिजन तो होगी, लेकिन वो वाली कोलिजन जो अच्छी खासी एनर्जी के साथ हो रही है और साथ ही साथ इस डायरेक्शन में हो रही है, वही इफेक्टिव कोलिजन होगी और उसी से क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लो कोई कोलिजन हो रही है बेटा, कोई कोलिजन यहां से हो रही है, तो इससे प्रोडक्ट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो मतलब यहां पर इफेक्टिव कोलिजन के लिए एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए है, साथ में एक सही डायरेक्शन भी चाहिए। तो जो कोलिजन एक सही एनर्जी के साथ साथ सही डायरेक्शन पर होती है, वहां पर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। और जबकि जो कोलिजन अगर एनर्जी तो सही रख के बैठी लेकिन डायरेक्शन सही नहीं है, तो फिर वहां पर इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो पाता और वहां पर रिएक्शन नहीं होती। आता है ये समझ में? तो इसको बेटा आप करिए नोट, देन वी विल कंटिन्यू।